सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक पढ़ने की जरूरत क्यों है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर हम इसके अंदर पहले वर्ड प्रॉब्लम भी सिलेबस में होती थी। फिलहाल तो हमारे पास टोटल 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन के, जिनके अंदर हमें ग्राफ बनाना होगा और हमें एक फंक्शन दिया रहेगा z, जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। अब आप एक एग्जाम्पल सोचो, जैसे आपके पास कोई स्पेस है जिसके अंदर आपने मार्केट से खरीद के बेंचेस और चेयर्स रखने हैं। अब आप क्या चाहोगे इसके अंदर कि हमारा जो स्पेस है वो पूरा ऑक्यूपाई हो जाए और बेंचेज और चेयर उसके अंदर मैक्सिमम आ सके और कॉस्ट हमारा कम से कम लगे। तो ये चीज़ हमें इस चीज़ में हमारा एलपीपी जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है ये हमारी हेल्प करता है और ये फर्दर कॉलेज लेवल के मैथमेटिक्स में भी यूज़ होते रहता है। तो एलपीपी का मेन मोटिव यही है कि ये हमारी कॉस्ट को करता है मिनिमाइज। कोई चीज़ अगर हम खरीद के लाते हैं तो उसकी कॉस्ट को क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा, और हमारे एक्सपेंडिचर को करेगा, कॉस्ट को मिनिमाइज और एक्सपेंडिचर यानी कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा, और जो हमारा प्रॉफिट होगा किसी भी चीज़ को लेके उसको करेगा मैक्सिमाइज। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक सी टर्म है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकती है, तो आपने सभी चीज़ें ध्यान से समझनी है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज अ टेक्निक फॉर फाइंडिंग द ऑप्टिमम सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपने गिवन फंक्शन को या तो मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज। इज अ टेक्निक फॉर फाइंडिंग द ऑप्टिमम जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर फंक्शन। आपको कोई एक फंक्शन दिया रहेगा, वो फंक्शन या तो आपकी कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा या फिर आपके प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसी को हमने मैक्सिमम और मिनिमम करना है। अब क्योंकि हमने कॉस्ट को करना है मिनिमाइज और प्रॉफिट को करना है मैक्सिमाइज, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है क्वेश्चन का, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हर क्वेश्चन में आपको ऐसा नजर आएगा, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखो, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर अ गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम z इक्वल्स टू समथिंग होता है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है क्योंकि हमने इसको या तो मैक्सिमाइज करना होता है या फिर मिनिमाइज करना होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इसके अंदर कोई भी एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स, जिनको कहते हैं डिसीजन वेरिएबल्स, क्योंकि ये वेरिएबल डिसाइड करते हैं कि हमारा कॉस्ट कितना रहने वाला है या फिर हमारा प्रॉफिट कितना रहने वाला है, इसलिए इनका क्या नाम है, डिसीजन वेरिएबल्स है। z इक्वल्स टू ax प्लस बी वाई जैसा दिखेगा, जिसमें से x और y कौन से वेरिएबल होते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं। ऑल डिसीजन वेरिएबल्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज, मतलब x और y की हमेशा नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है। मान लो आप x चेयर खरीद के लाए और y टेबल खरीद के लाए, तो वो कोई ना कोई वैल्यू होंगे ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने माइनस में कोई चीजें परचेज कर लिए। तो इसलिए लिखा हुआ है ऑल डिसीजन वेरिएबल्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। नॉन नेगेटिव होना चाहिए, जीरो भी नहीं हो सकता। अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। लीनियर फंक्शन z इक्वल्स टू ax प्लस बी फॉर्मेट कौन सा है, ax प्लस बी। ये देखो आप, ये ऐसा हमें z नजर आएगा और ये हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स विच हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। अगर मैं मैक्सिमा और मिनिमा वर्ड को मिला दूं तो उससे बनता है ऑप्टिमम वर्ड। ऑप्टिमम का मतलब होता है या तो मैक्सिमा या फिर मिनिमा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। कंस्ट्रेंट्स का क्या मतलब होता है, अगर आप किसी भी लीनियर इक्वेशन के सवाल को देखोगे ना, तो आपको x की फॉर्म में कुछ इक्वेशंस लिखे मिलेंगे वहां पे, उनको हम कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। जैसे कि आप ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, ये रहा, इस क्वेश्चन से समझते हैं, ये तो हमारा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सोल्व कैसे होता है अभी मैं वो बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन के अंदर चीजें क्या क्या है, छोटे छोटे पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, क्योंकि इनके बेस पे एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और केस स्टडी में भी क्वेश्चन कन्वर्ट करा जा सकता है। ये हमारी कंस्ट्रेंट्स होती हैं जो इक्वेशन है। मान लो मेरे पास टेबल और चेयर खरीदने के लिए सिर्फ 5000 रुपीज है, तो मेरे पास लिमिटेशन है, मेरे पास नंबर ऑफ चेयर्स और नंबर ऑफ टेबल रखने की जो जगह है वो सिर्फ मान लो x चेयर्स हैं और y टेबल्स हैं, और मेरे पास जो इनको रखने का स्पेस है, x चेयर्स और y टेबल्स को खरीदने के लिए जो पैसा है वो सिर्फ 5000 रुपीज है। तो ये मैं ऐसे लगाऊंगा भाई, मेरे पास मिनिमम 5000 रुपये है,
मैक्सिमम से मैक्सिमम x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5000। तो इनको कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। वैसे अगर मैं कंस्ट्रेंट वर्ड की बात करूं तो इसका मतलब हर्डल्स होता है, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड पैसा है, मेरे पास लिमिटेड स्पेस है चीज़ों को रखने के लिए। मैं इसको स्टेटमेंट वाले सम से इसलिए रिलेट कर रहा हूं ताकि आपको ये छोटे छोटे जो वर्ड है, पॉइंट्स है, ये क्लियर हो जाए। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है कि आपके पास कितने लिमिटेड रिसोर्सेज है, स्पेस कितना है, पैसा कितना है, वो इस तरह से इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एक्स और वाई को क्या कहते हैं इसमें से, डिसीजन वेरिएबल्स। और z क्या होता है, z क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी हमारा ऑब्जेक्टिव है z को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना। वापिस चलेंगे और देखते हैं कौन से पॉइंट है थ्योरी में जो हमें कवर करने चाहिए। नेक्स्ट, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब क्या होगा, द प्रॉब्लम which seeks to be maximize or minimize a linear function say as of two variable x and y subject to certain constraints as determined by the set of linear inequalities is called optimization of problem। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम का मतलब यही है कि आपने उसको मैक्सिमाइज करा या मिनिमाइज करा हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग। फिजिबल रीजन पे बात करेंगे। फिजिबल रीजन ये देखते हैं, इट इज डिफाइंड एज, ये आपको पता होना चाहिए कि फिजिबल रीजन क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाई द गिवन कंस्ट्रेंट्स। गिवन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करके जो रीजन बनेगा, ग्राफ हम हर सवाल में बनाएंगे, उसका जो ग्राफ बनेगा टोटल, उसको हम बोलेंगे फिजिबल रीजन, जो हमारी सारी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करेगा। इट इज डिफाइंड एज पॉइंट्स विच सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट्स इंक्लूडिंग द नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, इंक्लूडिंग द नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। एक्स और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये थ्योरम भी हमें यही बताएगा भाई किस तरह से मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, वो हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। लेट आर बी द फिजिबल रीजन फॉर लीनियर, ये थ्योरम हमें ये कहता है भाई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन का अगर आएगा, z का जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगा वो कहीं ना कहीं कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर आएगा। ऐसा इसमें लिखा मिलेगा आपको, जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आता है वो कहाँ पे आता है, कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर आता है। देखो, लेट आर बी द फिजिबल रीजन फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड z इक्वल्स टू ax प्लस by बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन व्हेन z हैज एन ऑप्टिमल वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम वेयर द वेरिएबल x एंड y आर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स डिस्क्राइब्ड बाय द लीनियर इनइक्वालिटीज। कहने का मतलब ये हुआ, ये इतनी खतरनाक दिखने वाली थ्योरी नहीं हमने पढ़नी, आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। कंस्ट्रेंट्स क्या होता है x और y, z क्या होता है जिसको हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारे रास्ते में हर्डल्स हैं, हमारे पास पैसा लिमिटेड है, हमारे पास स्पेस लिमिटेड है जहाँ पे हमने चीज़ों को रखना है, प्रॉफिट को अपने को मैक्सिमाइज करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, इसलिए, ठीक है। तो थ्योरम यही कहता है भाई आप एक फिजिबल रीजन बना लो, उस फिजिबल रीजन के ही किसी न किसी पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ रहा होता है। नेक्स्ट, इजी लगेगा आपको ये चैप्टर, आज की थोड़ी सी देर में हम इसको खत्म कर देंगे। एक थ्योरम हो रहा है इसके अंदर, पॉइंट नंबर 9। ये थ्योरम क्या कहता है, लेट आर बी द फिजिबल रीजन ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी। अगर आर कोई फिजिबल रीजन है, इसको समझना ध्यान से, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझाता हूं पॉइंट बाय पॉइंट। लेट आर बी द फिजिबल रीजन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आर को हमने क्या लेट कर लिया, फिजिबल रीजन, एंड z इक्वल्स टू ax प्लस by बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। z इक्वल्स टू ax प्लस by हमें क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है। इफ r इज बाउंडेड, ये जो रीजन है ये टोटल दो तरह का हमारे सिलेबस में, या तो बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा, दोनों तरह के क्वेश्चन हम करेंगे। इफ r इज बाउंडेड, रीजन कैन बी इनक्लोज्ड विद इन द सर्कल, बाउंडेड इसको बोलते हैं हम, मतलब ये क्लोज्ड होता है, घिरा हुआ होता है चारों तरफ से। अनबाउंडेड मतलब ओपन, ठीक है। देन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z हैज बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑन r एंड ईच ऑफ दीज अकर एट कॉर्नर पॉइंट्स, मतलब वर्टेक्स ऑफ r। कहने का मतलब यह है कि जो भी आप फिजिबल रीजन बनाओगे उसके कॉर्नर पॉइंट पे ही मैक्सिमम मिनिमम आता है z का। z को हमने क्या करना होगा, या तो मैक्सिमाइज करना होगा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है मैक्सिमाइज z, मिनिमाइज z, वहां से समझ जाएंगे हम। तो कॉर्नर पॉइंट जो भी फिजिबल रीजन के बनेंगे उनके ऊपर ही मैक्सिमम मिनिमम आता है, इसके कहने का मतलब ये है। लेकिन नोट देखना ध्यान से, अगर r फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, r को हमने क्या बोला, फिजिबल रीजन, अगर वो अनबाउंडेड है, देन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू
ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मे और मे नॉट एग्जिस्ट। ये केस मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि कब एग्जिस्ट करेगा और कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। इफ एग्जिस्ट इट मस्ट एग्जिस्ट एट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द आर, अगर आएगा तो कॉर्नर पॉइंट के ऊपर ही आएगा। ये वर्किंग रूल है। वर्किंग रूल हम क्वेश्चन से समझेंगे, थ्योरी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं। अब पहले मैं आपको बाउंडेड रीजन का एक सवाल कराऊंगा, फिर ये छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। ये देखते हैं, सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम, ऐसे क्वेश्चन लिखा है आपके सामने। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान है। अगर आपने सिर्फ 30-35 मिनट इस क्लास को डेडिकेट कर दिए और ध्यान से समझ लिया और पूरा लेक्चर देख लिया तो समझ लो आपका चैप्टर खत्म हो गया। इवन बोर्ड में भी मैंने सब तरह के क्वेश्चन इसमें डाल रखे हैं। देखते हैं, ये z लिखा मिलेगा आपको हर क्वेश्चन में एक बार, 3x + 9y। इसके पहले क्या लिखा हुआ बताऊं? मैक्सिमाइज, मतलब इस z को हमने मैक्सिमाइज करना है। पहले ये चैप्टर मुश्किल इसलिए होता था क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम होती थी बहुत बेकार बेकार से, और उससे हमने इक्वेशन एक्सट्रैक्ट करनी होती थी। अब हमारे लिए चीजें आसान ऑटोमेटिक हो चुकी है क्योंकि एक्सट्रैक्टेड इक्वेशन हमें मिलेगी। इनको क्या बोलते हैं तीनों को बताओ? 2, 3, 4, इनको क्या बोलेंगे बोलो? कंस्ट्रेंट्स। क्या बोलेंगे? कंस्ट्रेंट्स। ये हमारे रास्ते में हर्डल है भाई। आप x + 3y सिर्फ 60 से छोटा ही है, 60 से बड़ा नहीं हो सकता। दैट इज अ हर्डल। हर्डल हुआ ना ये। आप x में ऐड करते हो 3 गुना y का और वो 60 से छोटा ही आता है, तो ये कंस्ट्रेंट ही तो हुआ। और अगर आप x और y को ऐड करते हो वो 10 या 10 से बड़ा है, 10 से छोटा कभी भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए तो इसका नाम कंस्ट्रेंट रखा गया है। हर्डल या रुकावट इसको हम बोल सकते हैं। एक इक्वेशन है इसमें x <= y। इस इक्वेशन को बच्चे अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं जो तीसरे नंबर पे है। ठीक है, ये ध्यान से देखो, x <= y है। और ये जो 2 है इनको आप ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। तो टोटल 3 इक्वेशंस का हमने यहाँ पे ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब ग्राफ बनाने से पहले इनको ना हम एज अ इक्वेशन लेट करेंगे। मेथड समझना। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा भाई, z को करना है मैक्सिमाइज और टोटल कितने इक्वेशन है इधर? टोटल यहाँ पे 3 इक्वेशन है। पहले इक्वेशन को आपने x + 3y = 60 मानना है एज अ इक्वेशन। लेट द गिवन इनइक्वालिटी एज इक्वेशन। पहला स्टेप ये होता है, लेट द गिवन इनइक्वालिटी एज इक्वेशन। इसमें से आधा काम 50% से भी ज्यादा आप पिछली क्लासेस में करके आए हो। ग्राफ बनाना आप सभी को आता है। इसको एज अ इक्वेशन मानना है और इसका एक टेबल बनाना है। उस टेबल में आप कम से कम 3 वैल्यू रख लेना, ऐसा x और y जो बचपन में बनाते थे हम। तो मैं इसका ग्राफ यहाँ पे ढूंढता हूँ कि कहाँ बना हुआ है, क्योंकि मेनली हमने तो अपना टाइम सेव करना है और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीखनी है। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखते हैं। ये लाइन है x + 3y <= 60। तो ये दिख रही है, ये वाली लाइन है। देखो जो ऐसे करके जा रही है, x0 y निकाले करो और y0 x निकाले करो। सबसे अच्छे पॉइंट ये होते हैं क्योंकि इससे हमें लाइन का एग्जैक्ट पता चल जाती है। अगर 2 पॉइंट आप कभी भी ढूंढो तो कैसे ढूंढोगे? x को 0 करोगे, y निकालोगे और y को 0 करके x निकालोगे। देखना इसमें x को 0 करके y कितना आ रहा है? 20, और y को 0 करके x कितना आ रहा है? 60। तो 0 20 ये रहा और 60 0 ये रहा। तो यहां से एक लाइन बना दिया। क्लियर हुआ भाई? कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी लाइन है x + y = 10। इसको आप लेट कर लो, x + y = 10। x + y = 10 लेट कर लेंगे इसको हम। ठीक है, दूसरा इनइक्वालिटी जो है जो उसको हम कैसे लेट करेंगे? x + y = 10। x0 रखोगे तो y कितना आएगा? 10, और y0 रखोगे तो x कितना आएगा? 10। तो ये tan 0 और 0 10 से पास हो रहा है। ये दूसरा लाइन है। तीसरा लाइन देखते हैं, ये है x = y। ये ऐसा लाइन है जो सिर्फ ओरिजिन से पास होता है। सिर्फ कहां से पास होता है? ओरिजिन से। अब तीनों लाइन तो बना दिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती किसी बच्चे को। मेन चीज होती है अब ग्राफ कहाँ है, कॉमन रीजन का है, और अगर वो कॉमन रीजन है तो वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। फिजिबल कॉमन रीजन कौन सा है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। तो वो मैं बना के दिखाता हूं आपको। तीनों लाइनें तो हमने बना दी। ठीक है, अब इसमें शेड नहीं है। देखो अगर आप देख पा रहे होगे तो इस फिगर में शेड नहीं है, तो मैं शेड करके दिखाऊंगा आपको। पहले आप इस लाइन को देखना, जो ये पहले नंबर की लाइन है एरो। इसका इक्वेशन था इन इक्वेशन x + 3y <= 60। किसी भी इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसे बनता है? मान लो कोई भी एक रैंडम इनइक्वालिटी मैं ऐसे बना देता हूं। मैंने ऐसे बना दिया। इनइक्वालिटी का जो ग्राफ होता है ना बेटा, वो या तो अपर हाफ प्लेन होता है या लोअर हाफ प्लेन। दो ही बातें होती हैं इसके अंदर। या तो ग्राफ कैसा होगा, अपर हाफ प्लेन होगा या फिर लोअर हाफ प्लेन होगा। जैसे मैं कोई भी एक रैंडम इनइक्वालिटी अगर कंसिडर कर लूं,
हमारी ये इनइक्वालिटी है, कोई भी रैंडम इनइक्वालिटी का ग्राफ पहले आपको आना चाहिए। लेट अस सपोज x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 मैंने लेट कर लिया और ये मैंने लेस देन इक्वल टू बोल दिया। इसको समझना आप 2 मिनट लगा के। ये इस इनइक्वालिटी को पहले आप, पहला स्टेप होता है भाई आप एज अ इक्वेशन मान लो, इक्वेशन लेट कर लिया और इसके लिए कम से कम 2 पॉइंट आप ढूंढ लो या 3 पॉइंट। x0 रखने पे y3 आ रहा है और y0 रखने पे x3 आ रहा है। तो ये जो लाइन है 1 2 3 और 1 2 3, तो ये ऐसा लाइन है। मैं एक सिंगल इनइक्वालिटी का ग्राफ बना के दिखा रहा हूं आपको। अब इसका जो ग्राफ है ना, ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी इज ऑलवेज अ हाफ प्लेन, या तो ये अपर हाफ प्लेन होगा या लोअर। देखो इसने 2D प्लेन को टोटल 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला है। तो कैसे पता चलेगा इसका ग्राफ नीचे आएगा या ऊपर? तो ऊपर से कोई पॉइंट सेटिस्फाई करा के देख लो, एक करेगा तो सब करेंगे, या फिर नीचे से कोई पॉइंट सेटिस्फाई करा के देख लो। जिस तरफ के पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे उसी तरफ इसका ग्राफ चले जाएगा। ये इनइक्वालिटी है, इक्वेशन में नहीं, इनइक्वालिटी में। इक्वेशन का हम हेल्प ले रहे हैं इसका ग्राफ बनाने के लिए। तो आप क्या करो, ऊपर से कोई एक पॉइंट उठा लो। सबसे आसान होता है ओरिजिन सेटिस्फाई कराना आप लोगों के अकॉर्डिंग, 0 0 वैल्यू होता है क्योंकि इसका, इसलिए हम इसमें 0 0 रख के देख लेते हैं। अगर 0 0 सेटिस्फाई करेगा तो 0 0 की तरफ चले जाएगा, अदरवाइज दूसरी तरफ चले जाएगा। कोई भी करा सकते हैं वैसे रैंडम, क्योंकि कई बार बच्चों का सवाल होता है सर अगर लाइन ही ओरिजिन से पास हो रहा हो तो तब क्या रखें? वैसे तो आप हर बार 0 0 बोलते, तो आप कोई और पॉइंट रख लो इधर उधर से, क्या दिक्कत है? इसमें देखो 0 0 रखना, 0 + 0 <= 3, क्या ये ट्रू है? क्या 0 <= 3 होता है? यस, लेस देन 3 है ना, मेन इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका ग्राफ यहां आएगा। ये इसका ग्राफ है। यही सेम कंसेप्ट हम इसमें लगाएंगे। अब यहां पे आप देखना ध्यान से, शेडेड रीजन, एकदम जल्दबाजी नहीं करनी आपने शेडेड रीजन बनाने में, क्योंकि यहां मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। लाइनें तो सब बना देते हैं लेकिन फिर उनको आधे नंबर ही मिल पाते हैं। पहले आप देखो इस लाइन को ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। 0 + 0 <= 60 होता है, यस, <= 60 होता है। इसका ग्राफ ना नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे हल्का हल्का ऐसे ऐसे मैंने लगा दिया। इसका ग्राफ आ रहा है नीचे। बनाना नहीं है, एकदम से मत भर देना इसको। एकदम से भर दिया तो आप बाकियों को कहाँ बनाओगे, क्योंकि हमने तो कॉमन रीजन शेड करना है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ नीचे आ रहा है, आप हल्के हल्के से एरो लगा सकते हो इधर कहीं पे भी, तो इसका ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। आप अगले लाइन पे चलते हैं, इसको देखो, क्या इसको ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है? क्या 0 > 10 होता है? नहीं होता। ये कौन सी लाइन है, ये कहाँ बनी है? ये रही, ये वाली लाइन। इसका ग्राफ जा रहा है ऊपर ऐसे, इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। अब तीसरा लाइन बचा, तीसरा लाइन तो खुद में ओरिजिन से पास हो रहा है, खुद में ओरिजिन से पास हो रहा है। ये है तीसरा लाइन। या तो आप 20 0 सेटिस्फाई करा लो इसमें, 20 0 कर देगा तो नीचे आ जाएगी, नहीं तो ऊपर चले जाएगी। 20 0 रखना तीसरी लाइन में, x की जगह 20 और <= 0। क्या 20 <= 0 है? तो इसका ऊपर जा रहा है। जो तीसरा लाइन है, तीसरा लाइन कौन सा है? ये वाला, ये वाला लाइन, इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। क्या तीनों का कॉमन रीजन सिर्फ ये नहीं बन रहा है? आप अब ध्यान से देखो, ये जो कॉमन शेडेड रीजन है उससे तो नीचे देखो, एरो नीचे, इसके ऊपर और इसके इधर देखो ध्यान से। ये जो लाइन है इसके नीचे है, इस लाइन के ऊपर है, और जो ऐसे जा रहा है उसके भी ऊपर है। तो कॉमन सॉल्यूशन सिर्फ ये है, ये हमारा आ रहा है, दिस इज आवर फिजिबल रीजन। और यही आपने ध्यान से समझना है कि कैसे शेडेड बनता है। तीनों लाइनों को कंसिडर करना है, बिना सोचे समझे नहीं भरना ग्राफ को। इसके नीचे है, ये देखो, हाथ देखते रहना मेरा, इस लाइन के नीचे है, इस लाइन के ऊपर है, और इस लाइन के भी ऊपर है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, और तीनों में कॉमन भी है। अब आप यहां पे कॉर्नर पॉइंट देख लो, एक तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट, फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट, एक ये रहा, दो, एक ये रहा, जहां पे ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनको सोल्व करना पड़ेगा, जैसे एलिमिनेशन से हम सोल्व करते थे बचपन में। और एक ये वाला पॉइंट, ये दूसरी दो लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये 4 पॉइंट हमें मिले, सिर्फ इन्हीं पॉइंटों के ऊपर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ सकता है। ठीक है, देखें आया हुआ या नहीं, इसको चेक करते हैं। ये कॉमन फिजिबल रीजन समझ आया? पॉइंट बता दूं मैं एक बार कौन कौन से है। देखो, एक तो क्या है 15 15, ये रहा, इन्होंने सोल्व करके दिया हुआ में। एक क्या है 5 5, ये रहा। एक पॉइंट क्या है इधर 0 10, और एक 0 20। तो ये 4 पॉइंट है। और मैंने बोला था जब बाउंडेड होता है तो जो मिनिमम वैल्यू है वही मिनिमम है, और जो मैक्सिमम है वही मैक्सिमम है। ज्यादा सोचना ही नहीं। ये चारों पॉइंट बारी बारी पता कहाँ रखने हैं? Z में। इसका टेबल होगा जरूर, ये रहा, ये उस क्वेश्चन का टेबल है।
z क्या था 3x प्लस 9y था। फिर उसके बाद आपने ऐसा टेबल बनाना और ये लिखना है पॉसिबल पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आर। क्वेश्चन लिखने का पैटर्न देख लो, एक तो 5 5 था बेटा, था आ रहा था दो लाइनों को सोल्व करके, एक 15 15 था, उसके बाद 0 20 और 0 10। इधर इधर लिखने हैं पॉइंट्स, इधर लिखना है z और ये पॉइंट बारी बारी z में पुट कर देने हैं। इधर x की जगह पे क्या रखोगे 5 और y की जगह पे भी 5, फिर उसके बाद x की जगह पे 15, y की जगह पे भी 15, x की जगह पे 0, y की जगह पे 20 है ना, और सोल्व कर देंगे। देखो मिनिमम मैक्सिमम पता चल गया आपको, ये बराबर है तो ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये कैसा वैल्यू है। हमने फंक्शन को क्या करना था, देखो मिनिमम z एट 5,5 दैट इज 60, मैक्सिमम z एट 0,20 एंड 15,15 दैट इज 120। ये है बाउंडेड रीजन। पूरी एनसीईआरटी में इसके 4-5 सवाल होंगे गिन के एग्जाम्पल वगैरह, लेकिन पैटर्न यही है। आपने सारी लाइनें बनानी है एज अ इक्वेशन लेट करके, सारी इनइक्वालिटी, और फिर कॉमन फिजिबल रीजन उसका शेड करना है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे अब अनबाउंडेड वाला। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। अब ये भी देख लेते हैं, ये भी एक बाउंडेड वाला ही सवाल है, सोल्ड है, ये भी बता देता हूं आपको, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लैरिटी ज्यादा मिल जाएगा। इसमें इक्वेशन z देखो क्या है 8x प्लस 9y, और करना क्या है इसको देखो ध्यान से, मैक्सिमाइज। और ये क्या क्या होता है, ये z क्या होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्यों है, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम z को क्या कर दें, मैक्सिमाइज कर दे z को, यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव है। अच्छा देखते हैं इसका फिर कंस्ट्रेंट्स, देखो यहाँ पे कौन कौन सी लिखी हुई है। पहली कंस्ट्रेंट है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 6। अगली है 3x माइनस 2y लेस देन इक्वल्स टू 6, y लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपको हमेशा लिखा मिलेगा। इसका मतलब है ग्राफ विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। ठीक है, बस यही है। तो देखें लाइनें बनाई इनकी, कितनी लाइन है यहाँ पे टोटल 3 है। इसमें भी एक तो ये रहा सिंपल सा लाइन, एक ये रहा y, ऐसी लाइनें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। y इक्वल्स टू 1 है ये क्या है, ये y की वैल्यू 1 से हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा। एक लाइन ये रहा, एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, ये 3x माइनस ये वाला लाइन। ठीक है, पहले आपने लाइन की मदद से, अब देखते हैं इनके फिजिबल रीजन। लाइनें तो सब बच्चे बना लेते हैं, यहां तक ये 100% बच्चों का ठीक होता है सवाल लाइन बनाने तक। फिर गलती करते हैं बच्चे फिजिबल रीजन, वहां पे बहुत सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं फिर इस सवाल से, जिनका फिजिबल रीजन गलत हो जाता है। और उसके बाद फिर कैलकुलेशन एरर है ना, क्योंकि वो पूरा साल तो कैलकुलेटर से करते हैं ये मल्टीप्लाई और डिवीजन, फिर पेपर में वो कभी मैच नहीं होती। प्रॉब्लम ये। तब देखें यहाँ पे कॉमन फिजिबल रीजन कौन सा, पहले इस लाइन को देखते हैं जो ऐसे जा रही है। कौन सी लाइन है, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 6। इसका ग्राफ देखेंगे ऊपर जाएगा नीचे। ओरिजिन कहाँ बैठा है, इसके नीचे की तरफ है। ओरिजिन अगर सेटिस्फाई करेगा तो ओरिजिन की तरफ आएगा। क्या ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 6 होता है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है ऐसा। ठीक है, अब देखते हैं ये वाली लाइन, ये 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6। इसको देखो, इसको भी ओरिजिन सेटिस्फाई करा, अगर लेस देन का साइन है तो ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा। इसका ग्राफ जा रहा है ऊपर, इसका ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ सारा, ये पूरा है इसका ग्राफ ऐसे। बट हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी देखना और बाकी लाइंस का भी देखना है। एक लाइन है y इक्वल्स टू 1, ये y लेस देन इक्वल टू 1, क्या 0 लेस देन इक्वल टू 1 होता है, यस। इसका ग्राफ भी नीचे की तरफ आ रहा है। तो कॉमन फिजिबल रीजन पता कौन सा है, ये वाला, ये इतना जो ऐसा कोन की तरह बना हुआ, ऐसे गया फिर ऐसे तिखा हो गया, ये है कॉमन फिजिबल रीजन। कैसे देखो, इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर तो ये भी है, लेकिन हमने और लाइनों का भी तो देखना ना। सिर्फ इसका, इस लाइन के ऊपर है ये रीजन, इसके नीचे, इसके भी नीचे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यार ये क्यों लिखे हुए हैं, ये फालतू चीज थोड़ी ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी तो देखना पड़ेगा ना। तो ये हमारा बाउंडेड फिजिबल रीजन। अब इसके पॉइंट्स देखो कौन कौन से हैं। इसके पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं मेरे ख्याल से। एक तो ये रहा 2 0, 2 0 कहाँ पे है, ये रहा, ये 2,0 हो गया। एक दोनों लाइनें जहां मिल रही है, ये पॉइंट, दोनों लाइनें जहां मिल रही है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। ये 5 पॉइंट नहीं नजर आ रहे तुम्हें इसके कॉर्नर पॉइंट, 1 2 3 4 5, ये 5 कॉर्नर पॉइंट है। लेकिन ये ध्यान से ढूंढने हैं, ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है फिजिबल रीजन का, ये कौन कौन सी लाइन को सोल्व करने से बन रहा है, इस वाली लाइन को और y इक्वल्स टू 1 को। ये लाइन कौन सा, ये रहा
और इसमें y1 रखना, इस लाइन में जरा y1 रखना आप, उधर 3 हो जाएगा और x का वैल्यू कितना आएगा 3/2, तभी तो ये 3/2, 1 है। समझे आप, y इक्वल्स टू 1 को और इस लाइन को सोल्व करने से बना ये वाला पॉइंट, ये और ये किस किस को सोल्व करके बना, जो ऐसे क्रॉस करके जा रही है, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को सोल्व करने से बनेगा एलिमिनेशन से। ये आप रफ में सोल्व करके लिख सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। तो इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पे हम क्या निकालेंगे, z का वैल्यू। एक तरफ पॉइंट्स लिखेंगे, फिर अगली लाइन में z, एक टेबल बनाएंगे, और ये जो ग्राफ है आपने ग्राफ पेपर पे बनाना है, और मेन क्वेश्चन जो पॉइंट वगैरह बनाने का, लाइन वगैरह बनाने का, वो आपने शीट पे लिखना होता है हमेशा। आगे चले, देखिए ये इसका टेबल है, पॉइंट्स देख लो कौन कौन से बने थे। ये सब पॉइंट बने थे 2, 0, 3/2, 1, 0,1, 30/13, 6/13, इन सब पे z का वैल्यू निकालना है। और इसमें से एक वैल्यू देखो, अभी तो आपके सामने सोल्ड है, लेकिन एक वैल्यू अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो थोड़ा टिपिकल है, फ्रैक्शन वाला है, और आपको ऐसा भी लग सकता है वाइल सोल्विंग कि भाई बाकी आंसर तो बिल्कुल ठीक ठाक से आ रहे हैं, कहीं मेरा ये गलत ना हो गया हो। आपको ऐसा भी हो सकता है, जब आप खुद सोल्व करेंगे ना, अभी तो सामने सोल्ड है तो चीजें बड़ी आसान लगती है, लेकिन जब आप खुद सोल्व करोगे दो इक्वेशंस को, तो किसी मोमेंट पे आपको ये जरूर लगेगा सोल्व करते टाइम, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर भी होता है, यार ये फ्रैक्शन वाला पॉइंट कहीं मेरा गलत ना हो गया हो। कई बार हो भी जाता है गलत, लेकिन इसमें एक्चुअल में आ रहा है, ठीक है, तो आप वेरीफाई कर लेना एक बार। तो यही इसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो बाउंडेड के मैंने आपको 2 सवाल करवा दिए, अब अनबाउंडेड पे मेरे को इससे भी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी एक बार समझाने के लिए, फिर ये छोटे छोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ये अनबाउंडेड का क्वेश्चन है भाई, अगर आप देखोगे तो इसका रीजन बाउंडेड नहीं है, ये 2 सवाल अनबाउंडेड के है। सिर्फ 4 क्वेश्चन करने से हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अनबाउंडेड पे अब आप इसको और भी ज़्यादा ध्यान से समझोगे, इसका क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ कुछ स्टेप्स पिछले वाले से मैच ही करेंगे इसके भी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखो इसमें देख लो z क्या है आपका, 150x + 200y, और ये पहला कंस्ट्रेंट है, पहला कंस्ट्रेंट है आपका 6x + 10y > 60, और एक है 4x + 4y > 32। क्या सर हमें ग्राफ बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं, देखो यहाँ पे तो टेबल भी बनाए हुए हैं, ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं। आप आगे का बता दो कैसे होता है, बता दो आगे का। ग्राफ बनाने में मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 लाइनें हैं बस हमारे पास। अगर आप इस लाइन को चेक करोगे, ये वाला जो इनइक्वालिटी है, देखो इसको क्या ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, क्या 0 60 से बड़ा होता है, नहीं होता। और दूसरी को देखना, क्या 0.01350 से स्मॉलर है, स्मॉलर वाला है ना ये तो नहीं, मैंने z में रख दिया, सॉरी, ये अभी इसको छोड़ दो आप, ये तो आगे का कंसेप्ट है, इसमें रखना पड़ेगा। क्या 0.32 से बड़ा है, क्या 0.60 से बड़ा है, तो 0 इनमें से किसी भी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, किसी भी लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए इसका ग्राफ ऊपर ऊपर चले गया। इसके भी ऊपर जा रहा है, इसके भी ऊपर जा रहा है, तो दोनों के ऊपर जा रहा है, तो हमारा ये पूरा का पूरा इधर इस तरफ ये पूरा बाउंडेड फिजिबल रीजन है। दिस इज आर, सॉरी नॉट बाउंडेड, अन लगा देंगे उसके आगे, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है। अब इसके किसी पॉइंट पे ग्राफ, यानी ये z, जो z है वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा होगा। पहला काम तो हमारा यही होता है कि आप इसके कॉर्नर पॉइंट ढूंढो, एक तो ये रहा, ठीक है, एक ये रहा कॉर्नर पॉइंट, और एक ये रहा, ये 3 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं। देखें ये कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट है, अनबाउंडेड हमें दिख तो गया, यहाँ पे बनाना भी आ गया। तो ये 3 कॉर्नर पॉइंट मैंने आपको दिखाए हैं, क्या क्या नाम है इनके, 0.8, ये देखो यहाँ पे, ये तो है tan 0, ये कौन सा पॉइंट है, r tan 0, और q कौन सा है, ये यहाँ पे बन रहा है, ये दोनों लाइनों को सोल्व करने से आएगा, दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना q, और एक p देखो क्या है 0.8। इनके ऊपर ना आप z का वैल्यू निकाल लो, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था, 1600 आया, एक 1350 आया, एक 1500 आया, तीनों वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था बताओ, बोलो बोलो, मैक्सिमम पूछा था। तो मैक्सिमम अभी हमारा कितना आ रहा है, 1600 मैक्सिमम पूछा ना क्वेश्चन में, तो z का जो मैक्सिमम वैल्यू है 1600 आ रहा है। अब
इसके बाद का जो पॉइंट है, अगले 2-4 मिनट जो भी मैं बोलने वाला हूं, बिल्कुल सब कुछ निकाल दो दिमाग से, ये समझना है भाई अब ये एक्चुअल में मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं। मिनिमा करना था इसको, तो मिनिमा करना था ना, तो मिनिमम वैल्यू लेंगे। मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, दोनों तरीकों से हम सोल्व कर सकते हैं। मिनिमम कितना आ रहा है उधर, मिनिमम कितना आ रहा है 1350। तो यहां पे हमारा अब तक जो हमने निकाला कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर, उनमें से मिनिमम वैल्यू आ रहा है 1350। जब हम बाउंडेड वाला सवाल पढ़ते थे तो मिनिमम वैल्यू वही होता है जो मिनिमम वैल्यू आ जाता है, लेकिन इस वैल्यू पे अभी मुझे डाउट है ये मिनिमम है या नहीं है, क्योंकि अनबाउंडेड है। ये कौन सा रीजन है, ये डाउटफुल होता है वैल्यू। हो सकता है ये मिनिमम वैल्यू हो और हो सकता है इस z का कोई मिनिमम वैल्यू ना भी बने, दोनों आंसर पॉसिबल है। ये थ्योरी में लिखा हुआ था, बट उस टाइम मैंने गौर नहीं, मतलब ध्यान से नहीं पढ़ाया आपको, क्योंकि यहां ज्यादा जल्दी समझ आएगा। देखो दो बातें हैं, जब आप बाउंडेड वाला सवाल सोल्व करते हो, जो मिनिमम है वही मिनिमम है, जो मैक्सिमम है वही मैक्सिमम है। लेकिन जब हम बातें अनबाउंडेड पे, हमने मिनिमम वैल्यू निकाल तो लिया कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 हमारे कॉर्नर पॉइंट बने और हमने इनके ऊपर मिनिमम वैल्यू निकाल लिया। अब जो मैं चीज बता रहा हूं बेटा, ये किताबों में नहीं लिखी हुई, आप इसको ध्यान से समझो, और लिखी भी हुई है तो समझ नहीं आएगी बिल्कुल भी, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू हमारा कितना आया 13, और मुझे डाउट है ये मेरा मिनिमम वैल्यू है या नहीं। अब कैसे निकाले मिनिमम वैल्यू फिर, या कैसे पता करें कि मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट भी करता है नहीं, तो आपने ये z उठाना है। z क्या था आपका 150x + 200y। भाई मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरा z का वैल्यू इससे भी छोटा तो नहीं है। मुझे डाउट हुआ, क्या डाउट हुआ, कि कहीं z का वैल्यू इससे भी स्मॉलर तो नहीं है, कि कहीं z का वैल्यू जो मेरा मिनिमम वैल्यू है कहीं इससे भी छोटा तो नहीं है। अब आपको एक लाइन मिल गया, यहां पे देखो ध्यान से, मिला ना, एक लाइन मिल गया। z का मैंने यही तो उठाया जो मेरे को मैक्स मिनिमाइज करना था। मुझे ऐसा लगता है जो मिनिमम वैल्यू आया कहीं मेरे z का वैल्यू इससे भी छोटा तो नहीं है, तो मेरे को एक इनइक्वालिटी मिल गया। अब आपने इस इनइक्वालिटी का एक डॉटेड ग्राफ बनाना है। यहाँ पे क्या बनाना है, इसको पहले कैंसिल करो। देखो 0 तो सीधा सीधा कॉमन आ रहा है, हो सकता है 5 भी आ जाए। ये 50 से डिवाइड कर दो आप, ये जो लाइन है ये आप 50 से डिवाइड कर दो सीधा सीधा। पहले 10 से कर लो, 15x + 20y, और ये लेस देन इक्वल टू 135। अब 5 से कर दो आप, ये बन जाएगा अपना 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 2 और 5 7 सॉरी 27। तो ये हमारा 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 27 है। अब आपने इसका एक डॉटेड ग्राफ बनाना है, लेस देन इक्वल टू नहीं है इसमें भाई, लेस देन इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन है। इसका आपने एक डॉटेड ग्राफ बनाना है। क्या आपको इस ग्राफ में कोई डॉटेड ग्राफ दिख रहा है, वो इसी का है। और देखो इन्होंने लिख भी रखा है, ये इसका ग्राफ है 150x + 200y। ये इनइक्वालिटी कैसे जनरेट करा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई मुझे ऐसा लगता है कहीं मेरा मिनिमम वैल्यू इससे भी छोटा तो नहीं है, कहीं मेरा जो वैल्यू है z का वो इससे भी छोटा तो नहीं है। मैंने z उठाया और लेस देन इक्वल टू कर दिया। अगर मैक्सिमम प्रूव करना होता तो मुझे डाउट होता कि कहीं मेरा वैल्यू इससे भी बड़ा तो नहीं है, समझ रहे हो, तब ग्रेटर देन वाला इनइक्वालिटी जनरेट हो जाता। इसी सवाल में अगर मैक्सिमम पूछते तो मुझे ऐसा लगता भाई ये कहीं मेरा 1600 से ज्यादा तो नहीं है, तब मैं इसका ग्राफ बनाता डॉटेड। इसका ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है ना, जब इक्वल का साइन नहीं होता तो ग्राफ डॉटेड आता। डॉटेड ग्राफ बना ले। अब ध्यान से सुनो, अगर इस डॉटेड ग्राफ का फिजिबल रीजन के साथ कोई पॉइंट कॉमन है, दो बातें होंगी यहां पे देखो टोटल। अगर यहां पे देखो क्या फिजिबल रीजन के साथ इसका कोई पॉइंट कॉमन है, कौन सा पॉइंट कॉमन है, वो तो कॉर्नर पॉइंट है ना, वो तो कॉर्नर पॉइंट है ना। कई बार तो ऐसा होगा ये फिजिबल रीजन को क्रॉस करते हुए चले जाएगा, ये तो कॉर्नर पॉइंट है ना बेटा। फिजिबल रीजन का बोल रहा हूं मैं, ये दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ रीजन, वो तो कॉर्नर पॉइंट है उसका, वो उसका क्या है, कॉर्नर पॉइंट है। अब जरा आप ये ध्यान लाइन पढ़ो ध्यान से, द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड एंड 1350 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z एट कॉर्नर पॉइंट्स। इतना तो आ गया। ऑल्सो द ओपन हाफ प्लेन दिस हैज नो पॉइंट इन कॉमन विद फिजिबल रीजन, सो 1350 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फिजिबल रीजन। अब ध्यान से सुनना आपने, कोई भी पॉइंट, क्या डॉटेड लाइन का कोई भी पॉइंट फिजिबल रीजन के साथ कॉमन है? क्या फिजिबल रीजन का कोई भी पॉइंट डॉटेड लाइन के साथ कॉमन है? कैसे भी देख लो आप, नहीं है ना। कॉर्नर पॉइंट से निकल के गया दैट इज फाइन, लेकिन वो फिजिबल रीजन का हिस्सा नहीं है कॉर्नर पॉइंट। फिजिबल रीजन का हिस्सा ये है जो इधर दिख रहा है, ये जो हमें नजर आ रहा है, ये है फिजिबल रीजन का हिस्सा। तो फिर क्या करें बताओ, बोलो क्या आंसर लिखेंगे?
अगर तो कॉमन पॉइंट मिल गया तो आंसर होता है नो मैक्सिमम वैल्यू या नो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू नोट डिफाइंड। अगर कॉमन पॉइंट नहीं मिला तो वही मिनिमम वैल्यू है जो आपने निकाला है, दैट्स इट। इतनी सी बात याद आपने रखनी है। अगर आपकी डॉटेड लाइन का फिजिबल रीजन के साथ कोई कॉमन पॉइंट मिला, फिजिबल रीजन के साथ अगर कोई कॉमन पॉइंट मिला तो नो मिनिमम वैल्यू, कॉमन पॉइंट नहीं है तो मिनिमम वैल्यू वही है जो आपने निकाला है, क्या दिक्कत, वही मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ये बात आपको समझ आई है नहीं? बोलो। अब यहां पे देखो यही सब लिखा हुआ है जो मैं अभी पढ़ा रहा था आपको। हाँ, 1350 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इन द फिजिबल रीजन एक्स दिस एंड दिस, ये तो सब वही लिखा हुआ है। तो कोस्ट इसका हो जाएगा, कोस्ट था वैसे, ये स्टेटमेंट वाला सम था, मैंने बीच में से पिक कर रखा है। 1350 इसमें कोस्ट निकालना था, मिनिमाइज कर दे, देखो लिखा हुआ ना कोस्ट इज 1350, तो स्टेटमेंट वाला सम था, इसमें कोस्ट को मिनिमाइज करा हुआ था। समझ आया आपको? अब एक मैक्सिमम वाला देख ले इसमें, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पे है, सेम पैटर्न ओनली देयर। यहां पे देखो z का वैल्यू देखते हैं पहले, z इक्वल्स टू 50x प्लस 70y, ये z है 50x प्लस 70y, और कंस्ट्रेंट्स देखें, एक 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, और एक x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, एक x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एक y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या होता है, ग्राफ इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इनको एज अ इक्वेशन मान मान के टेबल बनाए, टेबल बना दिए, टेबल बनाने के बाद दोनों के ग्राफ बना दिए, और रीजन कैसा है, अनबाउंडेड है, ऊपर ऊपर जा रहा है, दोनों लाइन के ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर आप इस लाइन के ऊपर सिर्फ बना दोगे तो उसमें ये भी आ जाएगा, फिर वो दूसरी लाइन का ऊपर नहीं है। हमारा रीजन है दोनों लाइन के ऊपर, एक के नीचे हो जाएगा ना फिर ये। अगर मान लो देखो इस लाइन के ऊपर जा रहा है रीजन, और आपने इसमें ये भी भर दिया और ये सारा भर दिया, लेकिन ये गलत हो गया ना, ये दूसरी, ये वाला जो रीजन है ये दूसरी लाइन के ऊपर तो है ही नहीं, ठीक है। तो एकदम से करेक्ट इसके अंदर शेडेड रीजन बना हुआ है। तो कॉर्नर पॉइंट देखो कौन कौन से, एक तो ये है Q, ये कैसे निकलेगा, दोनों लाइनों को सोल्व करके, एक ये रहा और एक ये रहा, ये 3 कॉर्नर पॉइंट है। क्वेश्चन में क्या करना है, मिनिमाइज ही करना है इसमें भी यार, इसमें भी क्या करना है, मिनिमाइज। तो मिनिमम वैल्यू निकाला, देखो कितना आ रहा है यहाँ पे, कितना आ रहा है 380, कितना वैल्यू आ रहा है मिनिमम 380 आ रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है लेकिन जो मेरा z का वैल्यू है 50x प्लस 70y है ना z, कहीं वो 380 से भी तो छोटा नहीं है, कहीं वो 380 से भी तो छोटा नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, 5x प्लस 7y लेस देन 38 हो गया ये। इसका डॉटेड ग्राफ दिख रहा है तुम्हें कहीं, डॉटेड ग्राफ दिखा क्या? इस डॉटेड ग्राफ का फिजिबल रीजन के साथ कोई कॉमन पोर्शन है? एक भी पॉइंट नहीं है, कॉमन रीजन नहीं है इसका फिजिबल के साथ, इसलिए यही मिनिमम वैल्यू है जो हमने निकाला है। अगर कॉमन होता तो क्या लिख देते, नो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, तो ये लिख के आगे चले जाते हैं। नेक्स्ट, ये 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है, इनको भी देख लेते हैं हम जरा फटाफट से। ये देखते हैं, ये स्टेटमेंट है पहले, फिर उसको इक्वेशन में बनाना और फिर देखना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें गिवन है z इक्वल्स टू ax प्लस by माइनस 5 इफ z अटेन सेम वैल्यू एट 1 2 पे और 3 1 पे z सेम वैल्यू अटेन करता है। ये क्वेश्चन बेटा अभी रिसेंट बोर्ड में भी आया हुआ है, पहले ये पुट कर दो फिर ये पुट कर दो, a इंटू 1 प्लस b इंटू 2 माइनस 5 इक्वल्स टू, क्योंकि सेम वैल्यू अटेन करना ना दोनों पॉइंट पे। अब दूसरा पॉइंट रख दो, a इंटू 3 प्लस b इंटू 1 एंड माइनस 5, माइनस 5 से माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a प्लस b, इसको माइनस 2a लिख दो, उसको b लिख दो, माइनस b लिख दो, तो यहां से b इक्वल्स टू 2a आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, डी, देखो ध्यान से, डी ऑप्शन बन रहा है, b इक्वल्स टू 2a। सिंपल, अगर आपको बोलता है भाई z सेम वैल्यू अटेन कर रहा है इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे, तो दोनों पॉइंट बारी बारी z में पुट कर दो और इक्वल में रख दो। क्लियर हुआ? तो सिंपल सा क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है। एक ही और देखते हैं, फॉर अ गिवन LPP कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ अ क्लोज फिजिबल रीजन आर दिस दिस एंड दिस एंड दिस। MCQ कैसे बन सकते हैं वो बस इसके लिए ये 2 सवाल। कॉर्नर पॉइंट दिए हुए हैं और z भी दिया हुआ है px प्लस qy, अटेन्स मैक्सिमम एट, मैक्सिमम किस पे अटेन करेगा? देखो z ही अननोन है अभी तो,
एक बात बताओ, जब मुझे पी और क्यू ही नहीं पता होंगे तो मैं मैक्सिमम मिनिमम कैसे बता सकता हूँ? या तो z ऐसा लिखा होता पर्टिकुलर, भाई 4x + 7y है या कुछ ऐसा है, तो मैं पॉइंट रख रख के बता सकता हूँ। तो इसका कौन सा ऑप्शन बनना चाहिए? क्या ए पे मैक्सिमम आएगा, क्या बी पे मैक्सिमम आएगा, क्या सी और ओ पे आएगा? ये आएगा। इट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू एंड पॉइंट्स ए बी एंड सी। थैंक यू सो मच।